इंस्टा पर बहुओं की किचन वॉर। गांव के बीचों बीच खड़ा था चौधरी हरिराम का बड़ा सा हवेली जैसा दिखने वाला घर। घर में उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। जितना उसका घर बड़ा था उतनी ही उसकी रसोई भी बहुत बड़ी थी। लेकिन उस रसोई घर का असली राजा कौन था? ना तवे, ना बेलन, ना चूल्हा। वो था लोहे की कढ़ाई। कढ़ाई सालों से इस घर में राज कर रही थी। जब चौधरी की दादी शादी करके आई थी, तभी वो अपने साथ ये लोहे की कढ़ाई लेकर आई थी। कहावत थी कि जिस बहू के हाथ में ये कढ़ाई जाएगी, उसी के इस घर में हुकूमत चलेगी। बस फिर क्या था? कढ़ाई एक बर्तन नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक ही बन चुकी थी। अब इस कढ़ाई को लेकर क्या होगा, चलिए जानते हैं इस अनोखी कहानी में। आज दाल मैं बनाऊंगी, आखिर मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा पहला हक है। अरे नहीं दीदी, कल तो आपने बनाई थी, आज मेरी बारी है। आज सिर्फ मैं ही कढ़ाई में खाना बनाऊंगी। तुम दोनों बहस मत करो, असली स्वाद तो मेरे हाथों की दाल में है। तुम दोनों से वैसे भी कुछ बनता नहीं है आज तक। ओहो, तुम सब तो पुराने जमाने की हो। मैं नई रेसिपी बनाऊंगी, यूट्यूब वाली दाल तड़का। ऐसी दाल बनाऊंगी कि मेरे गुण ही गाओगी तुम सब। अरे एक काम करो, आज सिर्फ चावल ही बना दो। कल सुबह से देख लेना किसको क्या बनाना है। मुझे खेत के लिए निकलना है। ये कहकर हरिराम चला जाता है। वैसे इस घर में ये रोज का था। अब कढ़ाई को लेकर शुरू हुआ कढ़ाई का संग्राम। हर सुबह चारों बहुएं एक ही काम करती। सबसे पहले उठकर किचन भागती। जो सबसे पहले कढ़ाई पर कब्जा कर लेती, उसी का पूरा दिन रात चलता। आज सुबह भी किचन में चारों बहुएं ऐसे ही भागी जैसे वो किसी ओलंपिक की रेस में दौड़ रही हो। आज तो मैं सबसे पहले उठ गई हूँ, कढ़ाई मेरी। अरे दीदी, पहले उठने से कुछ नहीं होता। किचन का दरवाजा तो मैंने खोला है, कढ़ाई मेरी होगी। ना जी ना, दाल और सब्जी का असली स्वाद तो मेरे हाथों में आता है। गांव वाले भी कहते हैं, रीना की रसोई सबकी चॉइस। तुम सब पुरानी सोच वाली हो। मैं आज यूट्यूब से नई रेसिपी सीख कर आई हूँ, पनीर बटर दाल तड़का। ये कढ़ाई मेरी ही होगी। एक काम करो, आज आलू के पराठे बना लो। कल सोच लेना कढ़ाई में क्या बनेगा। हरिराम घर का माहौल शांत करने के लिए बहुत परेशान था। लेकिन अब उसकी बहुओं ने कढ़ाई पर कब्जा करने के लिए चालें चलना शुरू कर दिया था। कभी कोई कढ़ाई छुपा देती, कभी उसमें पानी भर देती, तो कभी उसे धोकर छत पर रख देती, तो कभी कढ़ाई में रात का खाना बनाकर छोड़ देती, जिससे अगली सुबह किसी को कढ़ाई मिले तो वो उसमें कुछ बना ही ना पाए। आज पायल ने कुछ ऐसी ही करामात की। आज मैंने कढ़ाई छत पर रख दी है, देखती हूँ किसे मिलती है। लगता है कढ़ाई गायब है, कहीं पायल ने फिर से तो नहीं छुपाई। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। जब तक बड़ी बहू जिंदा है, कोई और इस कढ़ाई को छू नहीं सकता। कहाँ है कढ़ाई? ये रही मेरे हाथ में। मतलब आज इस कढ़ाई में खाना मैं बनाऊंगी। और बस शुरू हो गया कढ़ाई का संग्राम। कभी खींचातानी, कभी बहस। पूरे रसोई घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कढ़ाई मेरी होगी। चारों बहुएं कढ़ाई को लेकर आपस में लड़ाई कर रही थी, उसे खींच रही थी। कभी किसी का हाथ फिसलता तो कभी किसी की चूड़ी टूट जाती। ये कढ़ाई मेरी है क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। परंपरा भी यही कहती है। परंपरा से ज्यादा दिमाग जरूरी होता है। मेरे पास दिमाग है। हाय राम, तुम्हारे पास दिमाग होता तो पिछले हफ्ते खिचड़ी में नमक डालना ना भूल जाती। ओहो, तुम सबकी दाल में तड़का कम है। कढ़ाई मुझे दो, वरना मैं इंस्टाग्राम पर किचन वॉर लाइव कर दूंगी। बस इतना सुनते ही बाकी बहुओं के कान खड़े हो गए। किचन वॉर लाइव ऑन इंस्टाग्राम, मतलब अब तो बदनामी की भी संभावना थी। ये सुनकर वो तीनों बहुएं दंग रह गई, क्योंकि लाइव पर तो गलती की गुंजाइश ही नहीं थी, और अगर की तो गई कढ़ाई हाथ से। तभी चौधरी हरिराम ने दरवाजे से देखा और दहाड़े। हरिराम ने तो अपने नियम सेट कर दिए, लेकिन पायल भला कहाँ किसी की मानने वाली थी। वो चाहती थी कि इस नियम के अनुसार रोज बने खाने को इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया जाए, जिससे सबको पता चल सके किसने क्या और कैसा बनाया। यानी ये मुकाबला होगा इंस्टाग्राम का शेफ चैलेंज। और आज पहला दिन था, पहली बारी थी बड़ी बहू सुनैना की। हेलो इंस्टा फैन, वेलकम टू कढ़ाई वॉर लाइव। आज से शुरू हो रहा है सबसे बड़ा रियलिटी शो कढ़ाई रानी। कमेंट करो किसकी टीम हो।
हैशटैग टीम सुनैना, हैशटैग टीम लता, हैशटैग टीम रीना, हैशटैग टीम पायल। देखो इंस्टा वालों, बड़ी बहू का स्वाद ही घर का स्वाद होता है। आज बन रही है देसी घी दाल तड़का, प्योर परंपरा के साथ। सैम, बड़ी बहू थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है, वोट दो, अगर लग रहा है दाल जलेगी। सुनैना इतना शो ऑफ कर रही थी कि वो नमक डालना ही भूल जाती है। लोगों ने कमेंट्स में ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, नमक क्वीन, नमक लेस डिजास्टर। तभी रीना ने तुरंत मौका पकड़ा और कैमरे में आकर बोली, ऑडियंस देख लो, बड़ी बहू की दाल बिना नमक की है। अब बताओ कौन खाएगा ये हेल्थ कॉन्शियस दाल? कमेंट में बताओ आप किसकी साइड हो। अरे अरे, ये दाल है या दाल का पानी? दीदी, क्या इस दाल को कैदी खाएंगे या सिर्फ आप? चुप करो, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम क्या करोगी। प्रतियोगिता जोरों पर थी। अब दूसरे दिन लता ने दाल बनाई, लेकिन उसने तड़का इतना तेज कर दिया कि पूरा किचन धुएं से भर गया, जिस पर पायल ने खूब मजे लिए। सैम देखो, ये है हमारी दूसरी कंटेस्टेंट लता जी, और ये बन गई है स्मोक क्वीन, जो कर देती है सब धुआं धुआं। तुम तो जैसे 70 पकवान बनाना जानती हो, मैं स्मोक क्वीन हूँ तो देखते हैं कि तुम क्या होगी। वैसे भी मैं कढ़ाई क्वीन बनकर रहूंगी। ये कहकर लता भी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है। इधर अब 2 बहुओं की बारी बची हुई थी। तीसरे दिन रीना आई। उसने इतना घी डाला कि दाल तैरने लगी। पायल ने तुरंत कैमरा घुमाकर बोला, सैम अब आई रीना, घी की देवी। इस धूप में भी ज्यादा चमक तो इसके घी की है। वेट लॉस वाले लोग तुरंत भाग जाएं, क्योंकि ये दाल उनके लिए नहीं है। इतना ज्यादा मत बोलो पायल, ये दाल पहलवानों की दाल है, तेरे जैसी छिपकली क्या जाने बड़ी आई। ये कहकर रीना भी चलती बनती है। अब बची थी पायल। सबको पायल से उम्मीदें थी, क्योंकि वो सबकी दाल का खूब मजाक बना रही थी, और अब उसका नंबर आ गया। देखते हैं कि उसकी कढ़ाई में उसने यूट्यूब से सीखी रेसिपी चीज बस्ट दाल कैसी बनाई। हे भगवान, ये दाल है या पिज्जा? ये कौन सा फ्यूजन बना दिया है छोटी बहू? अबे, इसको खाकर तो पेट को भी समझ नहीं आएगा। आखिर ये क्या बला आ गई? चलो ससुर जी से पूछते हैं। तो बताइए ससुर जी, आपको कौन सी दाल पसंद आई? अरे वाह, एक दाल बिना नमक, दूसरी धुएं वाली, तीसरी घी की नदी और चौथी पिज्जा दाल। अगर तुम सब यही बनाओगी तो मैं भूखा ही रह लूंगा, और इस कढ़ाई को दान कराओ जाकर। अब रोज बहुओं को टेंशन हो गई कि अगर कढ़ाई चली गई तो यूं ही दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके हाथ कढ़ाई लगती थी वो खाना बनाती, और पूरे घर में उस दिन सिर्फ उसी की चलती, जिसको लेकर चारों बहुएं बहुत चिंतित थी। उनकी इस चिंता को देखकर हरिराम ने कहा, अगर कढ़ाई चाहिए तो इस बार कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होगा। तुम चारों बहुएं मिलकर एक ही कढ़ाई में खाना बनाओगी, और अगर सबका टीम वर्क सही रहा तभी मैं ये कढ़ाई तुम्हें सौंपूंगा। हम मिलकर खाना बनाएं? ये तो भारत पाकिस्तान का मैच मिलकर खेलने जैसा है। क्या कह रहे हो पापा जी, हम एक साथ खाना? इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, हम ये कर सकते हैं। आखिर हमें दादी की इस कढ़ाई को बाहर भी नहीं जाने देना। अब किचन में शुरू हुआ टीम वर्क का नया ड्रामा। सुनैना मसाले मापने लगी, लता ने तड़के की जिम्मेदारी संभाली, रीना सब्जियां काटने लगी, पायल इंस्टा पर लाइव अपनी ऑडियंस को दिखाती है और साथ ही स्टीयरिंग भी करती है। सैम, आज कोई लड़ाई नहीं, आज हम सब बहनें मिलकर बना रही हैं कढ़ाई स्पेशल मिक्स दाल। कमेंट करो, और अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो भी बताओ। इस बार चारों ने पूरी मेहनत और लगन से ये सब्जी बनाई। चारों ने मिलकर तड़का डाला तो खुशबू से पूरा घर महक उठा। पड़ोसने भी आंगन में झांकने लगी कि आखिर आज क्या बन रहा है। लगता है बहुआ की मेहनत रंग लाई, आज तो खुशबू बाहर तक आ रही है। अरे हाँ बहन, इंस्टा पर लाइव चल रहा है, पूरे हलवाई स्टाइल में दाल बनाई है, उसी की खुशबू है। पूरे पड़ोस की औरतें, बच्चे, आदमी अब इंस्टा पर इस चैलेंज को देख रहे थे। दाल की खुशबू ने सबका मन मोह लिया। इधर हरिराम भी खुशबू लेते हुए किचन में आ पहुँचे। चारों बहुओं ने उन्हें देखा और उनके लिए खाना लगा दिया। हरिराम ने टेस्ट किया, आंखें बंद की और बोले, हे भगवान, आज पहली बार लगा कि कढ़ाई का असली स्वाद यही है जब सब मिलकर बनाए। हरिराम ने कढ़ाई उठाई
और चारों बहुओं के सामने रख दी और ऐसी बात कही कि चारों बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कभी ना लड़ने की कसम खाई। अब ये कढ़ाई सिर्फ एक की नहीं रहेगी, ये तुम चारों की है। आज से तुम सब मिलकर ही इस घर का खाना बनाओगी, लड़ाई से नहीं, मिलजुल कर। यही है असली जीत। हम सबके लिए ये सबसे बड़ी सीख है पिताजी। हम लड़ाई भूल गए हैं और यही असली प्यार की जीत है, परिवार की जीत है। खाने का स्वाद प्यार के साथ दुगना हो जाता है। ये आपसे सीखा पापा जी। अब से हम मिलकर काम करेंगे, एक टीम और एक परिवार की तरह। अब घर का किचन जंग का मैदान नहीं बचा था। हर सुबह कढ़ाई में दाल पकती, हंसी मजाक गूंजता और इंस्टा लाइव पर लोग कहते बेस्ट कोलैब फॉरएवर। और इस तरह कढ़ाई ने घर को बांटने की जगह सबको जोड़ दिया। दोस्तों, इस स्टोरी में कई तरह की दाल बनाई गई है। आपने गिनी हो तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सी तरह की दाल पसंद है। साथ में ये भी बताना ना भूलें। आशी अपने पति राहुल के साथ बेडरूम में रोमांस कर रही होती है। तभी राहुल आशी के जुल्फे संवारते हुए बोलता है, तुम कितनी खूबसूरत हो यार, सच में मन ही नहीं करता कि तुमसे एक मिनट भी दूर हो जाऊं। तुम मत हो ना, रुक जाओ यही मेरे पास। किसने कहा है दूर जाने के लिए? दूर तो जाना पड़ेगा ना, काम भी तो करना है। काम नहीं करूंगा तो अपनी डार्लिंग के ख्वाब कैसे पूरे करूंगा। हाँ, ये बात तो है। अगर तुम प्यार से कहोगी तो कसम से काम करना भी छोड़ दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको आपका लव डोज टाइम पर मिल रहा है ना, तो फिर काम छोड़ने की क्या जरूरत है? हर दिन काम पर जाना है आपको। इतना कहकर आशी राहुल के साथ लिप लॉक करती है और फिर थोड़ी देर बाद राहुल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आशी अपने फोन से पुनीत नाम के लड़के को फोन करती है और बोलती है, हेलो माय लव, कैसे हो? उठ गए? अरे उठ तो मैं कब का गया था, पर आंखें अब खुली है तुम्हारी आवाज सुनकर। अच्छा, ये बात है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे घर आ जाओ। मेरे पति देव ऑफिस जा चुके हैं। बस आया मेरी जान। पुनीत जल्दी से तैयार होकर आशी के घर पहुंचता है। क्या बात है डार्लिंग, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अरे क्या करूं, तुम्हारा नशा ही ऐसा है, जब याद आ जाए तो रहा नहीं जाता। ओह, ये बात है। चलो फिर बेडरूम में चलते हैं। तुम खुद से जाना चाहोगी या बाहों में उठाकर ले जाऊं? बाहों में ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। पुनीत जल्दी से आशी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेडरूम में ले जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और अभी भी आशी और पुनीत बेड पर ही थे। चलो अब तुम जल्दी से चले जाओ, इससे पहले मेरा पति आ जाए। है तुम्हारा पति? अरे मैं भी तो तुम्हारा पति ही हूँ। हाँ हो, लेकिन हिडन पति। तुम्हारे बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। वो तो मेरा ऑफिशियल पति है ना। कोई बात नहीं, चलो फिर से मिलते हैं कल। इतना कहकर पुनीत बेड से उठता है और फटाफट से अपने कपड़े पहन अपने घर चला जाता है, जिसके बाद आशी घर के बाकी के कामों को खत्म करती है। ऐसे ही हर दिन आशी अपने पति के जाने के बाद अपने दूसरे पति को घर बुला लिया करती थी। और एक दिन राहुल आशी से कहता है, आशी चलो ना, आज कहीं बाहर चलते हैं। हाँ चलो, बताओ किधर जाना है? मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, वहीं चलते हैं। तो इससे अच्छा तुम मुझे सरप्राइज ही दे देते। पूछ क्यों रहे हो मुझसे? तुम्हें देखता हूँ ना तो सब कुछ बस ऊपर नीचे हो जाता है। ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, बीच में रहा करो। तुम हमेशा ये नॉटी बातें करके ना मेरा मूड मत बनाया करो। चलो जल्दी जल्दी चलो, रेडी होकर आओ। अभी आती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। आशी फटाफट से रेडी होकर आती है, जिसके बाद राहुल उसे लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचता है। आशी और राहुल टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उनके ठीक सामने वाले टेबल पर पुनीत बैठा होता है। पुनीत को देखते ही आशी को खाते खाते खांसी आ जाती है। तभी पुनीत की नजर आशी पर पड़ती है और राहुल
आशी को पानी देता है। आशी यार, यू ओके? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, वो खाते खाते गले में लग गया। आराम से पानी पियो, रिलैक्स करो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी पुनीत अपने टेबल से उठकर उन दोनों के पास जाता है। आर यू ओके मैडम? क्या हो गया आपको? यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कौन? जी मेरा नाम पुनीत है। वो आपकी बीवी को खांसते हुए देखा तो उनके लिए मिश्री ले आया। वो क्या है ना, मीठा खाने से खांसी रुक जाती है। थैंक यू सो मच। लो मिश्री खा लो। मिश्री खाते ही आशी की खांसी बंद हो जाती है और राहुल बोलता है। थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था कि अचानक से मेरी आशी को क्या हो गया। ओ प्लीज डोंट से थैंक यू। ऐसे ही राहुल और पुनीत बातें करने लगते हैं और आशी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती है। अब बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह आशी पुनीत को फोन करके बोलती है। क्या बात है, बड़ी जल्दी हो रही थी मेरे पति से दोस्ती करने की। अरे क्या करे, दुश्मनी से अच्छा तो है कि प्यार से ही बात कर ले आदमी। क्या पता दोस्ती हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, जरा 1 मिनट रुको, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। मैं अभी वॉमिटिंग करके आती हूँ। आशी यूं ही फोन छोड़कर जल्दी से वॉशरूम में वॉमिटिंग करने के लिए जाती है। वह वापस आकर जैसे ही थोड़ी सी बात करती है तभी उसे फिर से वॉमिटिंग आ जाती है, जिसके बाद आशी फोन काटकर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। और शाम होते होते आशी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। राहुल उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है और पता चलता है कि आशी प्रेग्नेंट है। तभी राहुल आशी से बोलता है। आशी, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? जैसे होता है वैसे ही तो हुआ है। कैसे सवाल कर रही हो तुम? जब हमारी ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं थी तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? बात तो यह भी सही है, हमने तो ऐसा कुछ सोचकर प्लानिंग ही नहीं की। तो फिर खैर जाने दो। बहुत खुश हूँ मैं आज, और तुम भी खुश हो जाओ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहुल खुशी खुशी आशी को घर ले आता है और जैसे ही आशी की प्रेगनेंसी की बात पुनीत को पता चलती है तभी पुनीत आशी को फोन करके बोलता है। आशी, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट हाउ इट्स पॉसिबल? आई रियली डोंट नो। तुमने बहुत गलत किया। तुम मुझे तो हमेशा मना कर देती थी और अब तुम प्रेग्नेंट हो गई। जो हो गया वो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? पति तो तुम दोनों ही हो मेरे। अपने आप फैसला कर लो कि किसका बच्चा है। तो बच्चे को क्या आधा आधा बांट लेंगे? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है। मेरा दिमाग और खराब करने की जरूरत नहीं है। रखो फोन। परेशान हुई आशी गुस्से में फोन काट देती है। आशी की प्रेगनेंसी से जहां राहुल खुश और पुनीत हैरान था, तो वहीं आशी खुद बहुत ज्यादा शॉक थी। ऐसे ही आशी अपने कमरे में बैठी खुद से बोलती है। ये बच्चा ना ही पुनीत का है और ना ही राहुल का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ कैसे, जबकि मेरी अभी प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दोनों में से किसी को मैंने ये बात बता दी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे दोनों पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही आशी कुछ न कुछ सोचती रहती है और कुछ ही देर बाद आशी के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तभी आशी वो मैसेज पढ़ती है। कैसा लगा? सरप्राइज माय वंडरफुल लव। प्यार का तोहफा कबूल करो। 9 महीने तक इस तोहफे को एंजॉय करो और फिर उस तोहफे के साथ जी भर के खेलना। What the hell? इसका क्या मतलब है? ये सब कुछ किसका किया धरा है? किसी भी हाल में ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। अब कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो कि पुनीत और राहुल दोनों से छुपी हुई थी, और ये बात आशी की प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई थी। प्रेगनेंसी के बाद से आशी का पुनीत से मिलना जुलना कम हो गया था और राहुल भी अपना ज्यादातर वक्त आशी के साथ ही बिताया करता था। ऐसे ही एक दिन आशी के फोन पर लगातार उसी नंबर से फोन आ रहा था जिस नंबर से उसी दिन मैसेज आया था, जिसे देख राहुल बोलता है। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी देर से इस नंबर से फोन आ रहा है। अरे किसका नंबर है ये? वो पता नहीं
नहीं किसका नंबर है, ऐसे ही आजकल क्रेडिट कार्ड वाले फोन कर रहे हैं लोन के लिए, तो मैं उनका फोन उठाना जरूरी नहीं समझती। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तुम चिंता मत करो, कोई इम्पोर्टेंट फोन होगा तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। फिलहाल तुम बजने दो इसे, ध्यान मत दो इस पर। इतना कहकर आशी अपना फोन उठाकर साइड रख देती है, पर राहुल को आशी का ऐसा बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही एक दिन जब आशी सो रही होती है, तभी राहुल आशी का फोन उठाता है और सोई हुई आशी का फिंगरप्रिंट सेंसर लगवाकर उसके फोन का लॉक ऑन कर देता है, जिसके बाद राहुल पुनीत से लेकर उस अननोन नंबर तक की सारी सच्चाई जान जाता है। अगली सुबह जब आशी सोकर उठती है तो देखती है कि राहुल कमरे में नहीं है। आशी जल्दी से बाहर जाती है तो देखती है कि राहुल पुनीत के साथ एक विनय नाम का लड़का बैठा हुआ है। विनय को देख आशी के होश उड़ जाते हैं। आशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा 2 पतियों से दिल नहीं भरा जो तुम तीसरे पति से प्रेग्नेंट हो गई? आई एम रियली सॉरी, मैं सच में नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। प्लीज। अरे कैसे हो गया का क्या मतलब है? तुमने चाहा तभी हुआ। अब तुम खुद सारा सच बताओगी या मैं कुछ कहूँ? बात ये है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और विनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता ही नहीं चला कि कब दोस्ती में हम इतनी ज्यादा करीब आ गए। और उस दिन मैंने और विनय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। आगे जो हुआ उसका रिजल्ट तो तुम दोनों के सामने है। इतना कहकर आशी का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद विनय, पुनीत, राहुल तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 पतियों वाली आशी के पास अपने बच्चे को नाम देने के लिए एक पति का भी साथ नहीं था। अनीशा की ननंद अंजलि में बहुत ही सारा घमंड था, क्योंकि अंजलि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अनीशा दिखने में काली और बदसूरत थी। अंजलि आए दिन अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। एक बार की बात है, अंजलि अपने घर पर अपनी दोस्त नेहा को लेकर आती है। तभी अंजलि नेहा को अपना घर दिखाती है और कहती है, नेहा देख, मेरा घर कितना ब्यूटीफुल है। जिस तरह से मैं ब्यूटीफुल हूँ, ठीक उसी तरह से मेरा घर भी ब्यूटीफुल है। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है इस घर को बनाने में। जिस तरह से मैं अपनी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए पैसा खर्च करती हूँ, ठीक उसी तरह से मेरे घर वाले मेरे घर को सुंदर रखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अरे वाह अंजलि, तेरा घर तो बहुत ही सुंदर है। घर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि घर के मेंबर भी बहुत ही अच्छे होंगे। घर देखते देखते नेहा की नजर अनीशा पर जाती है। अनीशा को देखकर नेहा अजीब सा मुंह बना लेती है और अंजलि से कहती है, ले अंजलि, घर तो इतना सुंदर है और लेकिन तभी भी तूने कंजूसी कर दी है। नौकरानी तो अच्छी रख लेती कम से कम, इतनी बदसूरत सी नौकरानी रखी है तूने। अरे यार, ये नौकरानी नहीं बल्कि मेरी भाभी है। अरे कहते हैं ना, जब किस्मत पर पत्थर पड़े हों तब सोने की तलाश में इंसान को अक्सर कोयला मिलता है। तो बस वही सब हुआ है मेरे घर वालों के साथ। मेरे घर वाले अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा रंग रूप कुछ नहीं होता, इसलिए तो ये काली कलूटी बैगन लूटी को उठाकर इस घर में ले आए हैं। छी 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 भगवान, इतनी काली और इतनी बदसूरत है। इस काली कलूटी के हाथ से खाने से अच्छा है ना कि मैं किसी भैंस का झूठा खा लूं। अरे नेहा, भले ये काली कलूटी हो लेकिन खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। और तुझे पता भी है ये भैंस की तरह सीधी भी है, कुछ नहीं बोलती। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, इससे ना नाश्ता मंगाते हैं। जब ये खाना लेके आएगी ना तो इसका ना खूब मजाक उड़ाएंगे हम। अनीशा को देखकर दोनों सहेलियां आपस में अनीशा का मजाक बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अनीशा उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ओ कौवे से काली, तुझे पता है तुम्हारी जैसी लड़कियां ना छोटे छोटे गांव में ना ब्याही जाती है। पता नहीं क्या किस्मत है तुम्हारी जो इतने बड़े घर में तुम बहू बन के आई हो। वही तो नेहा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरे घर में तो एक खूबसूरत सी अमीर सी भाभी आनी चाहिए थी, पर पता नहीं कहाँ से ये काली कोयले मेरी घर में भाभी बनकर आ गई है। वैसे तो श्री कृष्ण जी भी काले थे, लेकिन लोग उन्हें अपने दिलों में रखते हैं। कहने को तो भोलेनाथ भी काले हैं, लेकिन लोग उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहते हैं।
तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि काले लोग कुछ नहीं होते। तुम्हें अभी काले लोगों के बारे में पता ही क्या है। वो भले ही बाहरी रूप से काले होते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत साफ होते हैं। तुम्हारी तरह गोरी चमड़ी लेकर काले दिल वाले नहीं होते हम लोग। अरे अंजलि, तूने तो कहा था तेरी भाभी तो भैंस जैसी है, वो भी काली। ये तो कुछ और ही लग रही है, सांड लग रही है बिल्कुल। और हमें देखो कैसे आंखें दिखा रही है, अभी लग रहा है हम पे सींग मार देगी आकर। बहुत ज्यादा तुम्हारी जुबान खुलने लग गई है क्या? चुपचाप अंदर जाओ, अंदर जाकर काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम भी अपनी दोस्त को समझा दो अंजलि कि वो इस घर में मेहमान बनकर आई है, तो मेहमान बनकर रहे। सर पर चढ़कर तांडव करने की कोई जरूरत नहीं है इसे। इसे किसी ने हक नहीं दिया कि ये किसी का भी कैसा भी मजाक बनाए। अरे अंजलि, लगता तेरी भाभी को बुरा लग गया। अरे भाभी, आप ना बहुत गोरी हो। अरे आपकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है, भैंस से भी ज्यादा। अंजलि अनीशा को वहाँ से जाने के लिए कह देती। बेचारी अनीशा चुपचाप वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बाद अंजलि फिर से अपने किसी दोस्त को घर पर लेकर आती है और अनीशा की खूब इंसल्ट करवाती है। ये सब देखकर अनीशा को नहीं रहा जाता और उसने भी अब ठान लिया था कि वो अपनी ननंद की अकड़ तोड़कर ही रहेगी। इसे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर। ठीक है, अब इसकी खूबसूरती ही खत्म करूंगी मैं, तब जाकर इसे समझ में आएगा कि किसी को परेशान करने का नतीजा होता क्या है। अनीशा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी ननंद का घमंड तोड़ना चाहती थी। इसलिए अनीशा बाहर से केमिकल वाले कुछ क्रीम्स लेकर आती है और क्रीम को अंजलि के ब्यूटी प्रोडक्ट में मिक्स कर देती है। कुछ ही दिन बाद जब अंजलि नहा धोकर अपना स्किन केयर करती है तो थोड़ी ही देर में उसकी स्किन जलने लगती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। मम्मी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरी स्किन बहुत जल रही है। मम्मी जल्दी आओ, मेरी जान निकल रही है। ऐसा कहकर अंजलि बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर अंजलि की माँ कविता आती है और वो अपनी बेटी को इस तरह चिल्लाता देखकर घबरा ही जाती है। जिसके बाद कविता और अनीशा दोनों अंजलि को एक स्किन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ स्किन डॉक्टर अंजलि का चेकअप करते हैं और स्किन पर ठंडी क्रीम लगाने के बाद कहते हैं, अंजलि, आपकी स्किन तो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। लगता है आपने बहुत ज़्यादा ही केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तभी आपकी स्किन का ये हाल हो चुका है। खैर, फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन दवाई से आपकी स्किन जरूर ठीक होगी, लेकिन अभी के लिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मम्मी आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। मम्मी मेरी स्किन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो तेरे घमंड का ही नतीजा है। तो हमेशा अपनी भाभी का मजाक बनाती थी, तो देख आज तेरा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। बेटा, हमें कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए। माँ जी, ये सही वक्त नहीं है अंजलि को कुछ कहने का। इस बारे में हम घर जाकर बात कर लेंगे। जिस चेहरे पर अंजलि को बहुत ज्यादा घमंड था, अब वो चेहरा खराब हो चुका था। कविता और अनीशा दोनों अंजलि को घर पर लेकर आ जाते हैं। घर आने के बाद पूरे घर में मासूमियत छा जाती है। अंजलि एक कमरे में उदास पड़ी हुई थी। अंजलि को इस तरह देखकर अनीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हे भगवान, मैंने अंजलि के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बदले की भावना में अंजलि का चेहरा इस तरह खराब हो जाएगा। अब मुझे इसका चेहरा कैसे भी करके ठीक करना होगा, वरना इस बेचारी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एक लड़की की असली पहचान उसके चेहरे से ही होती है। इस तरह अनीशा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। इसलिए अनीशा इंटरनेट पर बेस्ट से बेस्ट स्किन डॉक्टर को सर्च करती है और एक दिन अनीशा अंजलि को एक बेस्ट स्किन डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर अंजलि को देखकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। शुरू में अंजलि को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का चेहरा अब ठीक होने लगता है। ये सब देखकर अंजलि को बहुत ही खुशी होती है और वह अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरा चेहरा
पहले से बहुत ठीक हुआ है। अगर तुमने मुझे ठीक करने के लिए इतने एफर्ट्स ना लगाए होते तो शायद आज मेरा चेहरा ठीक ना होता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी भाभी कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी, पर आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी। तुम चिंता मत करो अंजलि, देखना एक दिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। पर भाभी मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आपके काले रंग को लेकर आपका मजाक बनाती रही, पर आज मुझे पता चल रहा है कि आप भले ही काले हो लेकिन मन के आप बहुत सुंदर हो। मुझे गर्व होता है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है। और इस तरह से अनीशा ने अपनी गलती सुधार ली थी और कहीं न कहीं अपने व्यवहार से अपनी ननद को भी पूरी तरीके से बदल दिया था।